सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश जुहेब। नाजरीन, सियासी मंजरनामे पे भी काफ़ी हलचल है। गुज़श्ता रोज़ शहबाज शरीफ ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने काफ़ी खुलकर बात की और बहुत सी ऐसी बातें जिन पर तज्ज़ियाकार अपनी राय भी दे रहे हैं, बातचीत हो रही है, मुशावरत जो है उस पर की जा रही है कि आखिर ये क्या पॉलिसी है, क्या शहबाज शरीफ का एक अपना ट्रैक है, नवाज शरीफ का एक अपना ट्रैक है, पार्टी के अंदर हो क्या रहा है। और बहुत सारी बातें ऐसी उनकी जानिब से की गई जिन्होंने उस बयानिया की नफ़ी की जो कि मरियम नवाज़ का और नवाज शरीफ का बयानिया है। इस पर हम बात करेंगे। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन पर भी बात होगी और सबसे ख़ास जो कि कोरोना की सूरत हाल है, वैक्सीनेशन सेंटर्स जो कि खचाखच भर चुके हैं और तेज़ी के साथ डेल्टा वायरस फैल रहा है। इस पर आज असद उमर साहब ने ब्रीफिंग दी है, कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं, इस पर भी बात करेंगे। और हमें हमारे मेहमान भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं इस वक्त पीपल्स पार्टी से तैमूर तालपुर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि तज्ज़ियाकार शौकत पराचा साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मैं चाहूँगी कि सबसे पहले शहबाज शरीफ साहब ने जो गुफ्तगू की है उसके कुछ निकात, कुछ पॉइंट्स जो कि हमने इसमें से निकाले हैं वो आप सुनिए, उसके बाद हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अगर हम 2018 के इंतखाबात से पहले हिकमत अमली अच्छी बनाते, बेहतर बनाते तो नवाज शरीफ चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बन सकते थे। जी शौकत पराचा साहब, ये गुफ्तगू आपने सुनी है। शहबाज शरीफ साहब, एक तरफ हमने देखा है कि नून लीग ने धांधली का इतना शोर मचाया कि इलेक्शन री इलेक्शन हम कठपुतली और खलाई मखलूक और इस तरह की बातें, और यहाँ शहबाज शरीफ तो इस बात का कन्फेशन कर रहे हैं कि अगर हिकमत अमली अच्छी बनती, बेहतर बनती तो हम इलेक्शन जीत जाते। बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि जो शहबाज शरीफ बातें कर रहे हैं ये कोई पहली बार नहीं हुई। शहबाज शरीफ के हवाले से पहले भी ये बातें चलती रही हैं और वो खुद भी कहते हैं कि मैं तो मफाहमत का आदमी हूँ। कभी भी शहबाज शरीफ ने पूरी सियासी ज़िंदगी में कन्फ्रंटेशन इवन सोची भी नहीं है वो करेंगे क्या। तो जो 2018 या मुझे याद है जनरल परवेज मुशर्रफ गए हुए थे लाहौर, अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इफ्तिताह या किसी और का था, तो वहाँ उन्होंने बड़ी तारीफ की एडमिनिस्ट्रेटर। तो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर तो उनकी हर कोई समझता है कि उनकी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन जहाँ पर पॉलिटिक्स की बात हो, फैसले करने की बात हो, तो ये शहबाज शरीफ भी अभी इसी क्लिप में फिर मियाँ नवाज शरीफ की बात कर रहे थे कि गाइडेंस है या लीडरशिप है वो उनकी है। और ये जो आज भी शेख रशीद ने कहा कि नून से शीन निकलेगी, तो ऐसा नहीं होने वाला। पॉलिसी नवाज शरीफ की चलेगी, वो चाहे मशावरत से करें या ना करें। दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम अगर फैसले सही करते तो फैसले करने में किसने रोका था इनको? मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, हुकूमत इनकी चली गई और उसके बाद जो प्रोसेस चला, मियाँ नवाज शरीफ जो है वो सज़ा हो गई, वो सज़ा भुगतने पाकिस्तान आए, फिर वो पाकिस्तान में अभी पीटीआई की हुकूमत होते हुए चली गई। तो ये भी तो एक सियासत का एंगल है। आर्मी एक्सटेंशन की बात हुई, इन्होंने सबसे पहले पीपल्स पार्टी से भी नवाब तैमूर तालपुर साहब भी आपके शो में हैं, वो भी बताएंगे। पीपल्स पार्टी से पहले तो नून लीग ने वोट दिया था जाकर। इसलिए पॉलिटिक्स है, इसमें मैसेजिंग हो रही है। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जो रात को मियाँ शहबाज शरीफ का इंटरव्यू था ये एक मैसेजिंग थी। भरपूर तरीके से मियाँ शहबाज शरीफ ने मैसेजिंग की और अपने आप को फिर एक बार उन्होंने मैदान में खड़ा करके बताया है कि मैं एक मुतबादिल भी हो सकता हूँ, मेरे पे ट्रस्ट भी किया जा सकता है। और वो जो शहबाज शरीफ की बनी हुई थी कन्फ्रंटेशन की जो बात हो रही थी, मुस्लिम लीग हमेशा बैड कॉप गुड कॉप खेलती रहती है। ये कोई कहे कि जी रात को इन्होंने डिविएट किया, ये तो फिर आप वही बात कर रहे हैं जो शहबाज शरीफ साहब ने की है कि नून लीग की लाइन और लेंथ एक नहीं है और इनमें मुफाहमत और मुजामत की जंग चल रही है। नून और शीन अलग अलग हैं। एक भाई मुफाहमत की बात करता है, एक मुजामत की बात करता है। जब एक ज़्यादा बोल देता है तो उसको कूल डाउन करने के लिए मामले को भी छोटा भाई सामने आ जाता है। ये बिल्कुल सही बात, बाकायदा पॉलिसी है। जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये लड़ाई नहीं है बल्कि एज अ पॉलिसी ये रखते हैं कि एक साइड दबा के रखेगी, जरा प्रेशर डालेगी और दूसरी साइड जो है वो थोड़ा सा रूम तलाश करेगी लोगों में। ये चले शौकत साहब, आप मेरे साथ रहेगा। तैमूर तालपुर साहब,
हमने देखा है शहबाज शरीफ साहब जब बाहर आए उनकी जानिब से इशारा भी दिया गया, लगा कि वो एक संजीदा कोशिश कर रहे हैं कि फिर से सबको एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया जाए और मामलात को आगे लेके चला जाए। लेकिन जब कल पीडीएम की बात हुई है तो उनकी जानिब से कहा गया कि मैं जेल में था तो पीडीएम बनी, और मैं जेल में ही था जब पीडीएम से हम अलग भी हो गए, तो लिहाजा पीडीएम का सवाल तो मेरे से मत करें आप। यानी कि उन्होंने उसको पीडीएम को ऐसा वेटेज नहीं दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जी, शहबाज शरीफ जो कह सकते हैं वो अपनी मुल्क के सरकार हैं और उनकी बात से उन्होंने कि वाकई पीडीएम बनी और जेल टूटी, एज उसकी कभी पार्शियल प्लेयर पीडीएम बनाने में या ख़त्म करने में उनका किरदार नहीं था। उस टाइम पर मरियम नवाज साहिबा बहुत एक्टिव थी, उन्होंने ये सारे शॉट्स प्ले किए थे। जब बने थे तो भी मरियम नवाज साहिबा की मर्जी से बने थे, और जब खराबियां आई, जब डिफरेंसेस हमें पैदा हुए, तो आपको पता है कि ट्वीट्स कहाँ शुरू हुई, जिन ट्वीट्स ने जो है इस पीडीएम में क्रैक्स भर दिए, वहीं से सारी शुरुआत हुई थी। मेरे ख्याल से अगर उस वक्त शहबाज शरीफ साहब होते तो वो ज़्यादा पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखाते, इतना जल्दी मेरे ख्याल से चीज़ें नीचे ना गिरती, वो बेहतर संभाल सकते थे। पर अब समझ में नहीं आता कि नून लीग किस तरह से चल रही है, क्या शहबाज शरीफ साहब की चलेगी या मरियम नवाज साहिबा की चलेगी। तो हम तो उस कंफ्यूजन में से अभी तक मेरे ख्याल से लोग नहीं निकल सक रहे। वो कंफ्यूजन क्लियर हो तो उसके बाद सोचेंगे पीडीएम का क्या बनेगा। अच्छा, तो शौकत साहब आपने भी जैसे कि कहा कि ये मैसेजिंग हो रही है, और ये मैसेज था जो कि शहबाज शरीफ साहब कल रात को दे रहे थे, और आपने देखा है शेख साहब भी बोल रहे हैं कि अगर माजी भुलाकर आए तो दरवाजे खुले हैं। और दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि एक जो कि स्टेटमेंट सामने आया नून लीग की तरफ से कि मुल्कगीर अब कन्वेंशंस का इनेकाद किया जाएगा अपने कारकुनान को जोड़ कर रखने के लिए, और बयानिया नवाज शरीफ का ही चलेगा। तो बात फिर शहबाज शरीफ साहब की कुछ और है और बयानिया कहा जा रहा है मियां साहब का चलेगा। आप याद करें, मरियम नवाज ने कुछ अर्से पहले कहा था कि मज़ामत से ही मफामत का रास्ता खुलेगा। तो मज़ामत अगर इसलिए की जा रही है कि कोई मफामत हो जाए, तो अल्टीमेट गोल तो फिर वही है जो शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि हमें सबको मिलकर चलना चाहिए। और जिस वजह से पीडीएम टूटी थी, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने उस दिन जो बात की थी वो मरियम नवाज को अच्छी नहीं लगी थी कि मियाँ नवाज शरीफ वापस आएं और आकर फिर हम तहरीक मिलकर चलाएं। नहीं है तो फिर पूरे जोर से पूरे वजन से मज़ामत होनी चाहिए। वो मियाँ शहबाज शरीफ पार्टी सदर हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि भाई मैं तो मज़ामत का आदमी नहीं हूँ। सही, चलिए देखते हैं आगे चलकर फिर ये मुजामत चलती है या फिर वही बयानिया जो है उसको लेकर आगे चला जाता है। बहुत शुक्रिया पराचा साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं फयाजुल हसन चौहान साहब। फयाज साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, टेलीविजन स्क्रीन पर आपको शोला बयानी जो है वो उनकी नज़र आती रहती है। बहुत शुक्रिया फयाज साहब आपके वक्त का, बड़ा ज़बरदस्त किरदार आपने अदा किया है और नज़ीर चौहान साहब और शहजाद अकबर साहब का आपस में रब्ता करवाया है। तो ये आपने अपने जो चौहान भाई हैं उनकी मदद की है और जो उन पर मुश्किलात बढ़ती चली जा रही थी आपने उनका अजाला किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पर पिछले 2 महीने से ये इशू चल रहा था और नज़ीर चौहान साहब की तरफ से मैं ये समझता हूँ मेरा भाई है, लेकिन उसने गलत अंदाज से जो है ना एक इल्ज़ाम जो है ना वो लगाया था शहजाद अकबर साहब से, और शहजाद अकबर साहब ने बाकायदा जवाब दे दिया हल्फन के मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जनाब ख़त्म नबूवत के ऊपर यकीन रखता हूँ और मैं मुसलमान हूँ। तो मेरा ख्याल है कि उसके बाद ये इशू ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ये फजूल का लिंगर ऑन होता रहा। तो परसों फिर उस पर मैंने आला क़यादत को इत्तेफाक में लेके इसमें मैंने कोई रोल प्ले किया है और फिर ये सारे के सारी चीजें सॉर्ट आउट हो गई हैं। तो चौहान साहब आपको इतनी देर से ख्याल क्यों आया जब ये मामला टीवी स्क्रीन पर आ गया, इतना शोर मचा, अदालतों में थानों में बात चली गई, पहले ही हो जाता? नहीं, उसमें जब गिरफ्तारी उनकी हुई है ना नज़ीर चौहान साहब की, तो उस पर वो थोड़ा सा जेल के अंदर उनकी तबीयत खराब हुई, तो जब मुझे पता चला तो उस पर फिर मैंने अपनी एंट्री डाली और फिर सारे मामलात मैंने जो है ना अस्पताल के और जेल के और फिर इनके आपस के जो थे उसके ऊपर जो फिर मैंने आला क़यादत की अप्रूवल से फिर जो कुछ किया वो फिर आप सबके सामने है और अल्लाह पाक करम करेगा इंशाल्लाह जो है ना ये सारी चीजें अच्छे तरीके से अब अपने मत के अच्छा, चौहान साहब ऐसी बातें क्यों होना शुरू हो गई थी दरमियान में कि ये मामला अब जाती जो एक आपस की चपकलिश है उससे निकल कर आगे बढ़ चुका है, फिर इन पर एक और मुकदमा बन गया जो इलेक्शन में इन्होंने जनाब अपनी टीम को साथ लेके गए हैं जी, प्रेशराइज किया,
इस तरह की बातें क्यों शुरू हो गई कि इसमें पिछली जो सारी बातें हैं ना, अब वो उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब इनका आपस के अंदर जो है ना एक कमिटमेंट हो चुकी है, और बस वो थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन की कमी थी और कुछ डॉक्यूमेंट्स की कमी थी, जिसकी वजह से आज जमानत नहीं हो सकी नजीर साहब की। तो इंशाल्लाह वो डॉक्यूमेंट्स पूरे होंगे तो अभी नेक्स्ट चंद एक दिनों के अंदर जना उनकी जना जमानत भी हो जाएगी और सारे मामला अल्लाह पाक। अच्छा, आखिरी सवाल फयाज साहब। अच्छा चले जी, बहुत शुक्रिया आपका। फयाजुल हसन जो वो ये चाह रहे हैं कि भाई ये मामला अब जैसा कि ख़त्म हो चुका है तो लिहाजा अब इस पर बात करने की भी ज़रूरत नहीं है, और एक अच्छी बात है कि जिन्होंने आपस में सुलह सफाई कर ली है, बस डॉक्यूमेंटेशन होना बाकी है, वो भी हो जाएगी तो ये मामला बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इस वक्त हमें ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा भी ज्वाइन कर चुके हैं। गुलाम मुर्तज़ा, ये जो सारी सूरत हाल है मैं इस पर भी आपसे बात करूँगी, लेकिन इससे पहले मैं शहबाज शरीफ साहब के इंटरव्यू पर बात करना चाह रही हूँ। उनकी जानिब से ये जो बातें की गई हैं कि भाई माजी में गलतियाँ हुई होंगी, नवाज शरीफ भी इंसान है, आदमी जज्बात में आके बातें कह जाता है, तो लिहाजा अब आगे बढ़ना चाहिए और अवाम के दुखों का मदावा करना चाहिए, वो ये बोल रहे हैं। लेकिन नून लीग के अंदर से जो स्टेटमेंट आ रही है वो कह रहे हैं जी हमने अपने बयानिए पर स्टिक करना है। तो ये तो फिर से दो चीज़ें हैं, कन्फ्यूजन अभी भी बाकी है। जी कन्फ्यूजन है और लेकिन शहबाज शरीफ जो हैं वो वेरी मच क्लियर हैं अपने तमाम थॉट्स में, और जब से आप देखें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का बयानिया जो है वो मज़ाहमत वाला या अदारों के ऊपर मुख्तलफ जो इल्ज़ामात हैं वो वाला, और वोट को इज़्ज़त दो के हवाले से इस तरह की जो बातें शुरू की गई हैं मियां नवाज शरीफ के केसेस के फौरी बाद से और उनकी नाहली के बाद फिर ज़्यादा हो गया वो तमाम बयानियाँ। तो उस वक्त से लेके अब तक मियां शहबाज शरीफ का जो बयानिया है वो बिल्कुल वाज़ेह है, और एक खलीज आपको नज़र आती है मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान। लेकिन ज़ाहिर है कि एक पाबंद हैं वो फैमिली डिसिप्लिन के, और बहुत ज़्यादा एक दूसरे का एहतराम भी है उनकी फ़ैमिली में। तो इस तरह से तो नहीं है कि वो बिट्रे करेंगे किसी भी वक्त, अपने भाई के ख़िलाफ़ जो है वो उठ के खड़े हो जाएंगे। लेकिन ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि उनका जो बयानिया है वो मुफाहमत वाला है, मुल्क को आगे लेके जाने वाला है। उनका बयानिया ये है कि तमाम अदारे मिलकर, क्योंकि तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, और ये हकीकत भी यही है कि हम तमाम अवाम भी, अदारे भी, सियासतदान भी, अदलिया भी, इंतज़ामिया भी और पार्लियामेंट भी, तमाम लोग इसमें पूरे स्टेक होल्डर्स हैं। मुल्क हम सब का है, तो इस मुल्क को हम सब ने आगे लेके जाना है, और अपने तौर पे हर किसी ने कोशिश करनी है। तो जिस तरह का जमहूर या जमहूर जो का मैसेज उनकी जानिब से दिया गया है, उस मैसेज को अब किस तरीके से लिया जाता है, क्योंकि तज्जिया कार तो यही बोल रहे हैं कि भाई ये बाकायदा मैसेजिंग हो रही है और वही गुड कॉप बैड कॉप वाली बात है। तो अब देखते हैं इस पर आगे चलकर फिर क्या सूरत हाल बनती है। फिलहाल उन्होंने हर तरह के नाराज़गी के तासुर को भी मुस्तरद किया है। इस्तीफ़े की जो बातें बिला वजह एक अफवाहें गर्दिश में थी, वो भी उन्होंने उसकी भी तरदीद कर दी है कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। अच्छा, अब इसमें हम ये भी देख रहे हैं गुलाम मुर्तज़ा कि ये ई वोटिंग का जो मामला है उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या कबाहत है, ऑपोजिशन क्यों गरेजा है, क्यों पार्टिसिपेट नहीं कर रही, ताउन नहीं कर रही, वो क्यों मुखालिफ है इसके? देखिए, अपोजिशन में कौन कौन सी जमातें हैं। अपोजिशन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। दोनों जमातों के अपने अपने केसेस हैं और अपने अपने प्रॉब्लम्स हैं। केसेस और प्रॉब्लम्स हर किसी को समझ आ रहे हैं कि जरदारी साहब के केसेस भी हैं, मनी लॉन्ड्रिंग की केसेस हैं और बहुत से दीगर केसेस हैं। इसी तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जो लीडरशिप है उसके ऊपर भी केसेस हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के भी हैं, असासे बनाने के भी हैं, और इसके साथ साथ जायदादें बनाने के भी हैं, बहुत कुछ है। तो ये बयानिया तो फिर साफ समझ में आता है कि अगर कोई भी इनके असासों को, इनकी दौलत को, इनके किसी भी तरीके से जो रकूमात बनाई हुई हैं, जो बाहर भेजी हुई हैं, उनकी तहकीकात करेगा तो फिर वो हुकूमत के साथ नहीं बैठेंगे। एक आध दफ़ा इस तरह हुआ कि वो बैठने के लिए तैयार हुए, लेकिन उसी दौरान में साथ ये भी कह दिया गया कि अगर आप हमारे साथ बैठते हैं, हुकूमत से कहा गया कि हम आपके साथ बैठते हैं तो हमें ये रिलीफ फराहम किया जाए। तो नैब के जो मुख्तलिफ केसेस हैं उनको बंद करने के हवाले से कोई बात की गई, और नैब के कवानीन में जो तब्दीली करनी थी वो भी जो पर्सन स्पेसिफिक तब्दीली थी वो रिक्वेस्ट की गई। तो उसके बाद से फिर मामला जो है दोबारा से हुकूमत के साथ बिगड़ गए। तो अब ये इस तरह से समझते हैं कि अगर हम साथ बैठेंगे और हमारा काम अगर नहीं होता, हमें स्मूथली सिस्टम रन करने के लिए अगर हम हेल्प फ्राहम करते हैं, मदद देते हैं, पार्लियामेंट चलती है, कानून साजियाँ होती हैं,
तो फिर हमारे केसेस भी जो है वो विड्रॉ होने ठीक है। चाहिए अच्छा, मैं या तैमूर उनमें साहब नरमी आपकी होनी तरफ आती चाहिए। हूँ। ठीक है तैमूर साहब, क्यों आप लोग हुकूमत का मतलब उस कॉपरेशन नहीं कर रहे, साथ नहीं दे रहे? जब वो लोग ई वोटिंग मशीन्स लाना चाहते हैं तो उसमें क्या कबाहत है? वो तो कह रहे हैं कि इससे धांधली को हम खात्मा कर सकते हैं उससे। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह तौर पर शिकवा किया है कि ना आप लोग वक्त देते हैं ना आप लोग बात सुनते हैं। देखें सुमैया, यहाँ पर जरा सोचना पड़ता है मैं सहरी शर्ज कर कि हम किससे बात कर रहे हैं। हम उन्हीं से बात कर रहे हैं जिन्होंने सबसे बड़ा डाका डाला लोगों के वोटों के ऊपर, जो जबरदस्ती खुद को सेलेक्ट करा के आए। आज हम पूरा सिस्टम उनके ही हाथ में दे दें तो कल क्या इसका रिजल्ट आएगा? सेकंड, हमारे साथ इशू क्या है? हमारा ट्रस्ट डेफिसिट है। अभी तक खान साहब ने हमसे या अवाम से या अपने वोटरों से जितनी भी बातें की, एक बात पर वो खड़े हो सके, पूरी कर सके, हर बात पर यू टर्न पे यू टर्न पे यू टर्न पे यू टर्न। तो बहुत बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है। ये गैर सियासी लोग, क्रिकेटर के साथ तरह की बात करना और उसकी टीम से थोड़ा हमें मुश्किल लगता है। हालांकि हमने ये नहीं कहा कि हम बातचीत नहीं करेंगे, पर हमें बहुत सी बीच में रुकावटें आ रही हैं और बहुत से हमें जो है अजम्पशंस हैं हमारे, जो डरते हैं कहीं सच्चे ना हो जाए। उस वजह से इस चीज़ पे इतनी डिले आई है। आपने क्या कहा, अगर मैंने ठीक सुना है तो, कि क्रिकेटर से बात नहीं करेंगे आप, क्रिकेटर से बात करना ठीक नहीं है, ऐसा कहा आपने? मेरा मतलब ये है कि गैर सियासी लोग हैं, दे आर नॉट पॉलिटिकल पीपल। इनको पॉलिटिकल माइलेज का पता नहीं कि जबान जो इंसान करता है, जबान की कितनी वैल्यू होती है। इन सब चीज़ों में की वजह से हमें बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट आ जाता है। नहीं तो इसमें एटलीस्ट तैमूर साहब आप लोग बैठ के बात तो कर सकते हैं ना, जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वोटिंग सिस्टम को लेके या मशीन्स को लेके, आप एटलीस्ट बैठ के बात तो करें। आप लोग तो वक्त ही नहीं दे रहे, बैठना ही नहीं चाहते। किसके साथ बैठे हैं सुमैया साहिबा, किसके साथ बैठे? मैं पार्लियामेंट में बैठने की बात कर रही हूँ। उनके वो बोल रहे हैं कि 1 साल से अपोजिशन इंतखाबी इस्लाहात पर वक्त नहीं दे रही है। 1 साल गुजर गया है, आगे फिर इलेक्शन सर पर होगा, फिर से धांधली का शोर मचेगा, तो एटलीस्ट कुछ तो रिफॉर्म्स होनी चाहिए। खैर, हम बैठेंगे इनके साथ, बैठने में कोई हर्ज नहीं है, पर मैं नहीं समझता कोई उसमें से कोई बेहतर चीज़ हम कर सकेंगे। सही, अच्छा चलें देखते हैं फिर आगे चलकर क्या होता है। आप कह रहे हैं कि बैठेंगे इनके साथ। दूसरा, एक जो सबसे बड़ा मसला है वो महंगाई का मसला है, जिस पर वज़ीर आज़म ने भी पॉइंट आउट किया। उन्होंने कहा है कि महंगाई वाकई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसका एतराफ़ उन्होंने किया है। तो गुलाम मुर्तज़ा, अब वो ये बोल रहे हैं कि अब हमें इस पर कंट्रोल करना है, हमारे जहनों में है, हमें पता है कि सबसे बड़ा मसला है। आपको वज़ीर आज़म की गुफ्तगू से कुछ उम्मीद मिली है, आपको कुछ सेटिस्फेक्शन हुई है कि वाकई अब इस पर काम होगा? देखिए, वज़ीर आज़म तो बार बार ये कह रहे हैं कि महंगाई का मसला है और महंगाई को दूर करना है। महंगाई दूर करने के लिए जो इक़दामात उठाने चाहिए हैं वो अभी तक हमें कंक्रीट उसके स्टेप्स नज़र नहीं आ रहे उठाते हुए। वजूहात कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन जो इनिशियल स्टेजेस पे महंगाई को कंट्रोल करने का एक तरीक़ाकार होता है वो होती हैं मार्केट कमेटियाँ, जो कि हर तहसील लेवल के ऊपर वो मार्केट कमेटी मौजूद होती है। वो तमाम चीज़ों के नर्ख जो हैं वो सुबह निकालती है, सब्जियों के, फ्रूट्स के, वेजिटेबल्स के अलावा बाकी जो आइटम्स हैं उनके, तो वो रेट्स निकाल के फिर मार्केट कमेटी का एक चेयरमैन होता है, पूरा बोर्ड उनका होता है 8-10 लोगों का। वो अपनी तहसील में एटलीस्ट वो उसकी ज़िम्मेदार होते हैं कि उन चीज़ों को, उन रेट्स के ऊपर जो रेट्स मार्केट कमेटी ने दिए हैं उसके मुताबिक वो अवाम को बहम पहुंचा सकें। लेकिन सिस्टम ये हुआ है कि सस्ते बाज़ार तो खोले गए हैं, तो और यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर भी आपको पता है कि काफ़ी सारी रिलीफ फराहम किए गए थे। चलिए देखते हैं अब इसको किस तरह मॉनिटर किया जाता है और किस तरीके से वज़ीर आज़म इस महंगाई के तूफान पर काबू पाते हैं, क्योंकि आगे जाहिर सी बात है टाइम भी अब कम है, उनके टेन्योर मुकम्मल होने में भी अब बाकी रह गया है। तो अभी अगर डिलीवर ना किया तो फिर आगे चल के मुश्किल हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका गुलाम मुर्तज़ा और तैमूर तालपुर साहब। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। कोरोना वायरस की बात करेंगे। चौथी वेव है, काफ़ी ख़तरनाक है और काफ़ी सख्त इक़दामात भी उठाए जा रहे हैं। और आज असद उमर साहब ने न्यूज़ ब्रीफिंग दी है, मीडिया ब्रीफिंग दी है। सारी सूरत हाल के पेश नज़र इक़दामात उठाए गए हैं, पाबंदियाँ सख्त की गई हैं। और इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं सेक्रेटरी जनरल हैं PMA के डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर आपके वक्त का। मुझे ये बताइएगा कि अभी सिचुएशन कराची में ऑन ग्राउंड क्या है, क्योंकि हम एक्सपो सेंटर्स के बाहर देख
देख रहे हैं, दूसरे दीगर जो सेंटर्स वैक्सीनेशन के लिए 24 घंटे खोले गए हैं, अवाम का बे इंतहा रश है, वैक्सीन कहा जा रहा है कि नायाब हो गई है, ये भी शिकवा सुनने को मिल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। आपकी आवाज़, मुझे अपनी आवाज़ दोबारा आ रही है, ज़रा से इसको ठीक कर लें। जी इसको ज़रा ठीक कीजिएगा। और डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि वैक्सीन कहा जा रहा है कि नहीं मिल रही, 6 से 7 घंटे इंतजार करने के बाद एक डोज लग रहा है, पूरा दिन शहरी ख्वार हो रहे हैं, तो सूरत हाल है क्या? आप देखें, ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। एक तो इसके अंदर जो सेंटर है, सेंटर में एक प्रॉब्लम ये हो रही है कि लोगों का हुजूम है, बहुत सारे लोग हैं और वहाँ पे कोई एसओपीज को फॉलो नहीं किया जा रहा है। ये बहुत खतरनाक काम है और यहाँ से कोरोना जो है वो फैलने के चांसेस ज़्यादा हैं। और जो डेल्टा वेरिएंट है ये बहुत तेज़ी से एक से दूसरे में फैलता है। फिर मुझे जो आज पता लगा है जो मुझे कि बहुत सारी वैक्सीन जो हैं वो अवेलेबल नहीं है, सारे वैक्सीन जो हैं वो सेंटर पे अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से काफी लोगों को प्रॉब्लम है। कुछ लोगों को वापस किया गया है, कुछ लोगों को एस्ट्राजेनेका सेंटर में भेज दिया गया है साइनोवैक और साइनोफॉर्म की जगह पे। तो वहाँ लोगों ने मना भी किया है कि जी नहीं। अच्छा, कुछ लोगों को सेंटर में साइन कराया जा रहा है कि जी हम आपको एस्ट्राजेनेका लगा रहे हैं, आप साइन करें कि आपका कंसर्न चाहिए। तो इस तरह की जो सिचुएशन है ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। मैं समझता हूँ कि इसको बेहतर करने की जरूरत है। सेंटर्स मजीद कायम कर दिए गए हैं वैक्सीनेशन के लिए, वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है, एसओपीज को फॉलो नहीं कराया जा रहा। सूरत हाल बड़ी अजीब सी है। मैं इस पर आपसे मजीद भी बात करूंगी। इस वक्त हमारी नुमाइंदा मरियम हसन जो है वो मौजूद है एक्सपो सेंटर कराची के बाहर। वहाँ पर क्या सिचुएशन है, ये उन मरियम आगाह कीजिएगा। भर में वैक्सीनेशन का अमल कामयाबी से जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों की अगर बात की जाए तो गुज़िश्ता 24 घंटों में सिंध भर में तकरीबन 2,11,900 के करीब जो है वैक्सीन के डोज जो हैं वो सिंध भर में लगाए गए हैं। अगर हम कराची की बात करें तो कराची के मुख्तलिफ सेंटर्स में बेतहाशा रश जो है आवाम का देखने में आ रहा है। पाकिस्तान के सबसे बड़े मैस वैक्सीनेशन सेंटर जो कि एक्सपो सेंटर है, वहाँ पर गुज़िश्ता दिनों बहुत ज़्यादा रश देखने में आया। हज़ारों की तादाद में जो है मजमा यहाँ पर मौजूद था और यहाँ पे काफ़ी हद तक मिसमैनेजमेंट भी जो है वो देखने में आई। एक हॉल का यानी कि हॉल नंबर 4 की जो यौमिया सकत है यहाँ पर वैक्सीन लगाने की, वो तकरीबन 40 से 45 हज़ार है। तो मजमूई तौर पर सिर्फ और सिर्फ एक्सपो सेंटर में ही 2 दिनों में 1 लाख के करीब डोजेज़ जो हैं वो यहाँ पर शहरियों को लगाई गई हैं। शहरियों को कम से कम यहाँ पर जो है 4 से 5 घंटे जो है वो कतार में खड़े होकर जो इंतज़ार करना पड़ता है, जिसके बाद ही जो है उनका नंबर आता है। आज चूँकि पीर का दिन है तो काफ़ी हद तक जो है रश कम हुआ है, लेकिन कतार दर कतार सैकड़ों शहरी जो है वो आज भी एक्सपो सेंटर में मौजूद हैं और मरकज़ी दरवाजे से लेकर एक्सपो के हॉल नंबर 4 और 3 तक जो है एक तवील ना ख़त्म होने वाली कतार जो है वो शहरियों की लगी हुई है। बात की जाए वैक्सीन्स की, तो वैक्सीन्स में जो है यहाँ पर चीनी वैक्सीन साइनोवैक, साइनोफार्म और कैनसाइनो लगाई जा रही है। उसके साथ साथ अमेरिकन वैक्सीन एस्ट्राजेनेका, फाइज़र और मॉडर्ना की डोजेस भी जो है वो यहाँ पर लगाने का सिलसिला जारी है। लेकिन कतार दर कतार शहरी जो हैं वो समाजी फासला बरकरार नहीं रख रहे हैं, ना ही मास्क पहना जा रहा है और इंतज़ामिया जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो नाकाम हो गई है शहरियों से एसओपीज़ पर अमल दरामद करवाने में। अगर हम गुज़िश्ता 2 दिनों की बात करें तो गुज़िश्ता 2 दिनों के अंदर ना तो कताई जा रही हैं और एसओपीज़ की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। बिल्कुल मिसमैनेज है यहाँ पर सिचुएशन। बहुत शुक्रिया मरियम हसन। डॉक्टर कैसर, ये सिचुएशन आपने देखी है, यहाँ पर तो कोरोना बजाय खात्मे के जो कि वैक्सीन लगवाने के लिए पहुँचे, कोरोना ना हो, यहाँ तो बहुत बुरे तरीके से कोरोना फैलता महसूस हो रहा है। लोगों ने ना तो मास्क पहन रखे हैं, ना एसओपीज़ को फॉलो किया जा रहा, ना डिस्टेंस है, बस एक जम्मे गफीर है जो कि वैक्सीनेशन सेंटर पहुँच चुका है। जी हाँ, यही बात कल से मैं कर रहा हूँ कि जो फुटेजेस हम देख रहे हैं और जो लोग शहर में इन सेंटरों पे जाते हैं, मेरे ख्याल में इसकी हुकूमत सिंध को चाहिए कि 2-3 काम करें। एक तो इसके अलावा बहुत सारे सेंटर्स हैं जहाँ पे लोगों को मालूम भी नहीं है कि उनके घर के करीब भी बहुत सारे सेंटर्स हैं। तो लोगों को हुकूमत को चाहिए कि उसका इश्तहार कर दें कि ये जो सेंटर्स हैं
जो तकरीबन 150 या 200 के करीब जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं उसका इश्तहार दें कि किन किन जगहों पे वो वैक्सीनेशन सेंटर है, ताकि लोगों का जो रश है वो डिवाइड हो सके। दूसरी बात ये कि ये जो 11 सेंटर्स आप बता रही हैं, ये वो सेंटर्स हैं जहां पर 24 घंटे जो है वैक्सीनेशन का अमल जारी है। मैं समझता हूं कि हुकूमत को चाहिए कि यहाँ पर एक कंडीशन लगाएं, क्योंकि हम लोग जब तक कंडीशन नहीं लगता है हम लोग उसको फॉलो नहीं करते हैं। मेरे ख्याल में यहाँ एक कंडीशन लगाना चाहिए कि जो लोग मास्क लगाकर अंदर आएंगे या लाइन में जो लोग मास्क लगाएंगे और एसओपीज को फॉलो करेंगे उन्हीं को वैक्सीन लगाया जाएगा, अदरवाइज अंदर जब आएंगे उनको वैक्सीन नहीं लगाया जाएगा। कैमरा उनको देख रहा है तो तमाम लोग मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग करें तो ही वैक्सीन लगेगा। तो कुछ इक़दाम करने पड़ेंगे, वरना हमें डर है कि जिस मकसद के लिए हमने बात की थी कि लॉकडाउन लगाया जाए, ये तो फिर कोरोना तमाम लोग वैक्सीन लगाने के लिए आए हैं। बहुत अच्छी बात है और मुझे खुशी है कि असद उमर साहब ने भी बताया है कि जी 3 करोड़ से ज्यादा हमारी अब तक वैक्सीनेटेड हो गए हैं लोग। तो जितनी जल्दी हमारे लोग वैक्सीनेटेड होंगे उतनी जल्दी जो है हमारा मुल्क कोरोना से पाक होगा। और मैं समझता हूं कि यही रफ्तार रही। और सिंध में भी जो सीएम साहब ने कहा था कि 2 लाख तक हम रोजाना करेंगे, वो उससे भी एक्सीड कर रहे हैं। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूं कि इस साल के एंड तक जो है लोग वैक्सीनेटेड हो जाएंगे, अच्छी खासी आबादी। लेकिन डॉक्टर कैसे पॉसिबल है जब आपकी 22 करोड़ की आबादी और आपके पास वैक्सीन मुल्क में सिर्फ 2 करोड़ से कुछ ज्यादा मिली आपको, तो कैसे पूरी आबादी यहाँ पर 80% 50% भी नहीं मेरा ख्याल है कि वैक्सीनेट हो सकती। मजीद डोजेस मुझे ये बताएगा, मजीद वैक्सीनेशन की डोज मंगवाने के लिए भी कोई इक़दाम हो रहे हैं या नहीं हो रहे? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट। मैं बार बार यही कहता हूं कि वैक्सीन की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करना है। हम एक तरफ तो लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि जी आप वैक्सीन लगाएं, क्योंकि वैक्सीन के अलावा हमारा कोई चारा नहीं है। तो लोग जो है अब निकल के आ गए हैं, वैक्सीन लगा रहे हैं। अगर वैक्सीन की अवेलेबिलिटी नहीं रही तो हम बहुत ही बड़ा हमारा ड्रॉबैक होगा। तो मैं समझता हूं कि वैक्सीन की अवेलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि मैं बार बार कहता हूं, आपके प्रोग्राम में भी पहले भी कहा है कि देखिए जो लोग जिनके पास एनआईसी मौजूद नहीं है, शनाख्ती बिल्कुल, कार्ड ये जो वैक्सीन सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।